नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लक्षद्वीप को 1156 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही कई योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप, साइकिल, किसान कार्ड और आयुष्मान कार्ड बांटे। प्रधानमंत्री मोदी 2 जनवरी से दक्षिण के 3 राज्यों के दौरे पर हैं। लक्षद्वीप में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य देश का आम नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाना है। अदानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने एसआईटी को जांच सौंपने से किया इनकार। सेबी से 3 महीने में जांच पूरी करने को कहा। वाइब्रेंट गुजरात समिट को एडवांस में बम्पर रिस्पांस। एक दिन में मिले 7 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। एनटीपीसी करेगी 1.5 लाख करोड़ का निवेश। आर्सेलरमित्तल लाएगी 1 लाख करोड़। पेट्रोल डीजल में कीमतों में कटौती पर कोई विचार नहीं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, रेड सी में दिक्कत की वजह से बढ़ी चुनौतियां। चुनाव से पहले सीए को लागू कर सकती है सरकार। सूत्रों के मुताबिक फरवरी तक जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर सियासी संग्राम। कांग्रेस बोली, बीजेपी ने कार्यक्रम को राजनीतिक बनाया। गिरिराज सिंह की युवाओं से अपील, बोले औरंगजेब जैसे लोगों को देखें तो महाराणा प्रताप की तरह जवाब दें। ईडी के सामने पेश होने से तीसरी बार केजरीवाल का इनकार। समन पर उठाए सवाल। इधर झारखंड में हेमंत सोरेन के सहयोगियों समेत 3 राज्यों में ईडी के छापे। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप को दी 1150 करोड़ की सौगात। कहा, नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाना है लक्ष्य। पिछली सरकारों ने की बॉर्डर और समुद्र की उपेक्षा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अगले साल का बजट आने वाला है। बजट से पहले हम आपको बता रहे हैं बजट को लेकर बड़ी खबरें। आज बात करेंगे परिवहन मंत्रालय की। हमारे साथ है रोहन सिंह। रोहन से समझते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस सेगमेंट की। तो रोहन बताइए, क्या मांगे हैं परिवहन मंत्रालय की और क्या होगी इंफ्रा डेवलपमेंट की दशा और दिशा इस बार के बजट में? जी, जो प्री बजट कंसल्टेशन है उसमें परिवहन मंत्रालय की तरफ से जो मांग की गई है वो पिछले बजट के मुकाबले करीब 20 से 25% ज्यादा आवंटन की मांग की गई है। पिछले बजट में 2,60,000 करोड़ जो है सड़क परिवहन मंत्रालय को दिया गया था। इस बार जो टोटल मांग है वो 3,20,000 करोड़ के लगभग है। अभी तक हम बता दें कि पिछला जो आवंटन हुआ था उसका लगभग 90% तक जो है मंत्रालय खर्च कर चुकी है और जो बाकी है आने वाले महीनों में से खर्च करने की योजना है। जो मेजर जो कारण रहा गया है, सबसे बड़ा कारण मांगा है जो एनएचएआई की मार्केट बोरोइंग है उसको कम करने के लिए, जो कर्ज है उसका जो बोझ है वो कम करने के लिए सरकार चाहती है कि पूरी तरह से सरकार की तरफ से फंडिंग हो और इसलिए ये एक बड़ा जो हिस्सा है वो एनएचएआई की तरफ जाएगा। दूसरी तरफ जो भारत माला प्रोजेक्ट है उसका फेज 1 का रिवीजन हो रहा था, कई सारे नए प्रोजेक्ट्स में जोड़ रहे थे, तो उसको भी मंजूरी मिल सकती है इस बजट में। इसके अलावा कई सारे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे या हाईवे की भी घोषणा की जा सकती है। तो ये जो मेजर आवंटन है ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जाएगा और उम्मीद है कि पिछले बजट की तरह ही इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलने जा रहा है इस बजट में। शुक्रिया आपका रोहन, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो इंफ्रा सेक्टर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, क्या अनाउंसमेंट आ सकती हैं, ये कुछ डिटेल्स आपको लक्ष्मण ने माफ कीजिए रोहन ने बताई। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पेट्रोल डीजल की। दरअसल पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती के फिलहाल कोई आसार नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अभी तेल कंपनियों से किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हो रही है। आज हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और पूरी दुनिया में जहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं वहीं भारत में दाम कम हुए हैं। साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की बात को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, रेड सी में दिक्कत की वजह से चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में भारत ने बैलेंस बनाकर रखा है। क्राइसिस के समय में अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ही लक्ष्य है। खुदा ना करे, इफ देयर इज अ
further challenge or there is a disruption, do you see the kind of impact that can be caused? Now, we are navigating this very carefully. हमारी एक तो हमने अपने जो sources of supply हैं वो diversify कर ले हैं, दूसरे कई जो suppliers हैं उन्होंने अपने routes change कर लिए हैं. But in this kind of a situation, our primary responsibility and that of all the other operators in the ecosystem is to ensure that there is availability. And that availability does not come at a slightly, at an enhanced price. We led a very stable, positive, forward-looking and a situation where everything is available and at affordable. I said that this is the only country in the world where prices have come down. Now, if you're wishful thinking, आगे आएंगे, pray to God that there's no turbulence, things are normal. और नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले CAA को लागू कर सकती है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जनवरी या फरवरी में CAA के नियम लागू होने की संभावना है। CAA को लागू करने में 4 साल की देरी हो चुकी है। इसके लिए एक वेब पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है। पास और पड़ोसी देशों से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और गृह मंत्रालय इसकी जांच करके नागरिकता जारी कर देगा। CAA के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके लिए इन 3 देशों से आए विस्थापितों को कोई दस्तावेज देने की भी जरूरत नहीं है। और अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के न्योते को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को राम मंदिर ट्रस्ट के कामेश्वर चौपाल ने चिट्ठी लिखी और निमंत्रण पत्र देने के लिए समय मांगा है। वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को न्योता नहीं मिलने पर कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोला है। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को पूरी तरह अपना कार्यक्रम बना लिया है। वो राजनीतिक उद्देश्य कर रहे हैं। हमारी आस्था भगवान राम में है। हमें कब जाना है दर्शन करने, किस किस को जाना है, ये हम समय आने पर तय करेंगे। और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के मस्जिद की हिफाजत वाले बयान पर अब भी विवाद जारी है। बीजेपी ने ओवैसी के बयान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने ओवैसी को जवाब देते हुए युवाओं से अपील की है कि वो औरंगजेब और बाबर जैसे लोगों को देखे तो महाराणा प्रताप की तरह जवाब दे। 47 में देश को टुकड़े में बांट दिया जिन्ना ने। मेरे पूर्वजों से थोड़ी गलती हो गई कि सारे जिन्ना के सोच वाले को अगर भेज दिया गया होता तो आज कोई भड़काने वाला नहीं होता। मैं युवाओं से कहता हूं कि 22 तारीख को याद रखो, 5-5 दीपक अपने घर पे जलाओ और संकल्प लो कि फिर कोई औरंगजेब की नजर इधर ना पड़े, बुरी नजर न बाबर और गजनी का ना पड़े। अगर पड़े तो महाराणा प्रताप की तरह जवाब देना। और राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के न्योते को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। कुछ नेता विवादित बयान भी दे रहे हैं। 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर क्यों मचाया घमासान, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज भी ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। ये लगातार तीसरा मौका है जब केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार किया है। केजरीवाल को पहला नोटिस नवंबर में भेजा गया था, लेकिन वो विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। दिसंबर में दूसरा नोटिस भेजा गया, लेकिन वो ईडी के सामने पेश होने के बजाय पंजाब में विपश्यना पर चले गए थे। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाने पर सवाल उठाए हैं। जो समन ईडी भेज रही है वो 100% गैर कानूनी है, क्योंकि आज तक ईडी इस सवाल का जवाब ही नहीं दे रही है कि किस कैपेसिटी में अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है।
क्या विटनेस के तौर पे बुला रहे हैं, क्या अक्यूज्ड के तौर पे बुला रहे हैं, क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बुला रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते बुला रहे हैं। दूसरी बात, जो इस समन का टाइमिंग है जस्ट लोकसभा के चुनाव से पहले, ये साफ दिखाता है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। ये अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन चुनाव ना लड़ सके, भारतीय जनता पार्टी को ना चैलेंज कर सके, उसकी एक साजिश है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ईडी के सामने पेश नहीं होने पर केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए कहा है कि लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। और झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। एक साथ 3 राज्यों में ईडी ने रेड की है। झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। छापेमारी का सिलसिला सोरेन के कई करीबियों के ठिकानों तक फैल चुका है। सोरेन के मीडिया सलाहकार से लेकर एक पूर्व विधायक और डीएसपी के घर रेड हुई है। इसके अलावा एक डिप्टी कमिश्नर और कारोबारी के घर भी ईडी ने छापेमारी की है। इन छापों के बीच सबसे बड़ा सस्पेंस इसी बात को लेकर है कि आज गठबंधन के विधायकों की बैठक में क्या होगा। कहा जा रहा है कि आज की इस बैठक में सीएम सोरेन कुर्सी छोड़ सकते हैं और अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी पर बैठा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका पर लोकसभा के महासचिव को नोटिस जारी किया है। महुआ मोइत्रा को कदाचार और लॉग इन क्रेडेंशियल शेयर करने के आरोप में लोकसभा से बर्खास्त कर दिया गया था। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसे गैर कानूनी बताया है और लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाजत मांगी है। कोर्ट ने आज लोकसभा के महासचिव को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब दायर करने को कहा है, लेकिन कोर्ट ने सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाजत देने से मना कर दिया है। और अदानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को जांच सौंपने से इनकार किया है। सेबी ने कहा है कि 3 महीने के अंदर पूरी जांच करें। फैसले के बारे में बताने के लिए हमारे साथ है संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, बताइए विस्तार से कोर्ट ने क्या क्या कहा है और क्या हिदायत दी गई है। जी सही कहा आपने, फैसला आ गया। पिछले साल से ये फैसला पेंडिंग था और अब वो आ चुका है। 24 जनवरी 2023 को अदानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में शेयरों में धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। उसके बाद शेयरों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई और कहा गया कि इस पूरे मामले के एसआईटी बना करके जांच होनी चाहिए। सेबी इस मामले की जांच करे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को इसके ऑर्डर दिए थे कि सेबी इसकी जाँच करेगी और एक कमेटी बना दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। कमेटी ने 2 मई को अपनी रिपोर्ट दी। कमेटी ने कहा कि हमारे को कोई भी एविडेंस नहीं मिला। उसके बाद सेबी ने अपनी रिपोर्ट सौंपने में थोड़ी सी देरी की, लेकिन नवंबर एंड आते आते सेबी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी और कहा कि 24 मामलों में से 22 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। बाकी मामलों में हम टाइम एक्सटेंशन नहीं मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त अपना आदेश रिजर्व कर लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया। 2 से 3 बातें हैं इसके ऑर्डर के अंदर जो कि जानने लायक है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो OCCRP की रिपोर्ट्स है या उनकी न्यूज़ पब्लिकेशंस है, उनको सच नहीं माना जा सकता। हमें सेबी की जांच के ऊपर संदेह करने का कोई भी ठोस कारण हमारे पास नहीं है। हम चाहते हैं कि सेबी ही इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करे। सुप्रीम कोर्ट ने SIT को इन्वेस्टिगेशन सौंपने से इनकार कर दिया और सेबी से कहा कि आप 3 महीने के अंदर अंदर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को
पूरा करे। जो कमेटी के मेंबर थे उसके सदस्यों को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप लगाए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी सिरे से नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें नहीं लगता कि उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और तीसरी सबसे बड़ी बात खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि शॉर्ट सेलिंग की वजह से कई निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। सेबी की ये ड्यूटी बनती है कि पता करें कौन कौन से शॉर्ट सेलर्स इसके पीछे थे और उस पूरे मामले की जांच करें। अगर कहीं कानून का उल्लंघन हुआ तो उनके ऊपर कार्रवाई करें। तो कुल मिलाकर के जो आज का आदेश है उससे अदानी ग्रुप को एक बड़ी राहत मिली है। खासतौर पर कि पिछले एक साल से अनसर्टेनिटी चल रही थी कि क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं होगी, तो वो अनसर्टेनिटी भी अब खत्म इस ग्रुप से हो गई। शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। और अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। अदानी ने सत्यमेव जयते के संदेश के साथ सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर साथ देने वालों का आभार जताया है और कहा है कि वो भारत की ग्रोथ स्टोरी में विनम्रतापूर्वक योगदान करते रहेंगे। और इसी के साथ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लक्षद्वीप को 1156 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही कई योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप, साइकिल, किसान कार्ड और आयुष्मान कार्ड बांटे। प्रधानमंत्री मोदी 2 जनवरी से दक्षिण के 3 राज्यों के दौरे पर हैं। लक्षद्वीप में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य देश के आम नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाना है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद दशकों तक केंद्र में जो सरकारें रही उन्होंने राजनीतिक दल के विकास पर ध्यान दिया, लेकिन बॉर्डर और समुद्र पर नहीं। और तमिलनाडु और लक्षद्वीप के बाद अब प्रधानमंत्री केरल दौरे पर पहुंचे। त्रिशूर में पीएम मोदी ने रोड शो किया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने शक्ति कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में मोदी ने 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है। और अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद लेना जरूरी है, लेकिन सिर्फ 7 घंटे सोना ही नहीं, 7 घंटे की साउंड स्लीप जरूरी है। आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा। नींद की कमी से मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर पड़ सकता है कितना असर। शाम 5:57 पर देखिए ये खास शो। और वाइब्रेंट गुजरात समिट से पहले ही गुजरात में निवेश के प्रस्तावों की झड़ी लग गई है। आज एक दिन की बड़ी छोटी कंपनियों को मिलाकर कुल 7 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव हासिल हुए हैं। डिटेल्स लेते हैं केतन जोशी से। केतन, बताइए कौन कौन सी कंपनियां हैं और किन किन सेक्टर्स में निवेश के प्रस्ताव मिले हैं? देखिए, खासकर ऑयल एंड गैस एंड पावर सेक्टर में सबसे अधिक निवेश आया है। और अच्छी और बड़ी बात यह है कि एक ही दिन में 7 लाख करोड़ से अधिक का निवेश है वो एमओयू साइन हुआ है, जो वाइब्रेंट समिट के बाद अगले 4 साल में गुजरात में वो निवेश हो पाएगा। सबसे 2 बड़ी कंपनी है। एनटीपीसी ने 1,60,000 करोड़ का, जबकि आर्सेलर मित्तल स्टील इंडिया लिमिटेड ने 1 लाख करोड़ का निवेश किया है। इसके अलावा जो और कंपनी है जो कि कैपिटल मार्केट में शुमार है, टोरेंट पावर है वो 48,000 करोड़ का निवेश करेगी। पावर फाइनेंस है वो 25,000 करोड़ का। ओएनजीसी वो 11,800 करोड़ का, जबकि जीआईपीसीएल 7,900 करोड़ का। पावर ग्रिड है वो 15,000 करोड़ का, जबकि एचपीसीएल और एनएचपीसीएल 4,000 करोड़ का निवेश करेगी। आईओसीएल है वो 1,700 करोड़ का निवेश करेगी और अरविंद लिमिटेड है वो 3,000 करोड़ का निवेश करेगी। तो हम कह सकते हैं कि वाइब्रेंट समिट भले ही 10 तारीख को शुरू होगा, लेकिन इससे पहले ही ये जो एमओयू की बौछार हो रही है और ये गुजरात सरकार भी चाहेगी कि सिर्फ ये कागज पर सीमित न रहे और हर कंपनी को हिदायत भी दी है कि वो जल्द से जल्द गुजरात में जब वाइब्रेंट समिट खत्म हो जाए तो अपना निवेश है वो उतारे। और हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में एनटीपीसी और अरविंद लिमिटेड के जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी ये कहा कि अगले 4 साल में ये निवेश हम कर देंगे। तो बाकी सारी कंपनी है उनसे भी यही एक अपेक्षा रहेगी कि वो जितने भी एमओयू साइन करे वो निवेश आए। तो हम कह सकते हैं कि 2024 का बड़ा ट्रिगर जो लिस्टेड कंपनी, नॉन लिस्टेड कंपनी है वो गुजरात के रास्ते आएगी। और जो गुजरात सरकार ने टैगलाइन भी दी है कि फ्यूचर ऑफ द गेटवे, तो वाइब्रेंट समिट वाकई ही फ्यूचर ऑफ द गेटवे बनेगा। और आज के दिन इतना बड़ा एमओयू होना वो भी अपने आप में बड़ी बात है। जी
शुक्र है केतन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत से पहले ही इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स की तरफ से आते हुए दिखाई दिया है और 7 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव ऑलरेडी आ चुके हैं। चलिए, तो ये तो बात है वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़ी कुछ हाईलाइट्स की। इसी के साथ इस बुलेटिन में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी जारी है खबरें CNBC आवाज पर। नमस्कार।